ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 141 श्री विजय कुमार उर्फ विजय बसंत। सर, क्वेश्चन नंबर 141। प्रश्न क्रमांक 141। क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी प्रमुख चुनौतियों का ब्यौरा क्या है जिनसे वर्तमान में विभिन्न राज्यों में मंत्रालय की पहलों योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित होता है। मंत्रालय पानी की कमी, प्रदूषण और अक्षम जल प्रबंधन पद्धतियों से संबंधित समस्याओं का समाधान किस प्रकार कर रहा है। विगत 3 वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने और जल संसाधनों के संवहनीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय के समक्ष आने वाली उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2024 की शेष अवधि के लिए प्रस्तावित किन्हीं नई नीतियों अथवा पहलों का ब्यौरा क्या है। क्या मंत्रालय ने जल संसाधन प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्यों, गैर सरकारी संगठनों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोई सहयोग अथवा भागीदारी की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और मंत्रालय के अंतर्गत परियोजनाओं योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि के आवंटन और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी श्री CR पाटिल, जल शक्ति मंत्री। ऑनरेबल मेंबर। Sir, my question to the minister: how does the ministry coordinate with state governments to ensure the supply of water through the scheme? There are only portions of villages and houses that are connected with taps but still not receiving water. What measures have been made to implement to ensure that all households, and particularly in underserved areas, receive a consistent and a reliable water connection in 2024? Additionally, what strategies are in place to manage water crisis during national disaster? माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य से ने अपने प्रश्न के अंदर बहुत कुछ पूछ लिया है और उसका लिखित जवाब तो उनको दे दिया है, मगर अभी भी जो जल आपूर्ति की बात कर रहे हैं, तो जल आपूर्ति का काम ये राज्य सरकार का है। मंत्रालय के द्वारा उनको आर्थिक मदद की जाती है और टेक्निकल सहायता दी जाती है। बाढ़ प्रबंधन के लिए भी उनको टेक्निकल सहायता एक SOP जो बना के रखा है और सभी राज्यों के साथ शेयर किया हुआ है। राज्यों को भी कहा है कि बाढ़ के समय में आपका भी SOP और हमारी SOP के साथ मिलकर उसमें से और ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम हो और बाढ़ में नुकसान ना हो, उसके लिए काम किया जाए, ऐसा बताया गया है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। Sir, there is a lack of user friendliness in the Jal Shakti website. There are difficulties in accessing the block level reports. There are concerns about the reliability and the accuracy of the report which are misleading. Is there any measures taken to address the above issues? Thank you, sir. इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देते हैं और सभी राज्यों से आमंत्रित की जाती है। राज्यों की ओर से आने वाले सभी इन्फॉर्मेशन के आधार पर मंत्रालय अपना रिपोर्ट पेश करता है, अपनी बात रखता है। श्रीमती डी पुरंदेश्वरी। Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, India is home to 7.6% of the world population, and but its freshwater resources are just around about 4%. And in water quality index, India ranks 120 out of 122 countries. The minister himself in his reply had mentioned about the depleting water resources in our country. So my question to the Honorable Minister through you, sir, would be, has there been a study as to, even as urbanization is increasing at a very rapid pace, has there been a study as to how many liters of water per person is required, and giving into the fact that there are depleting water resources and contaminated water available in India right now, what would be the focused action towards improving water supply to households? माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न किया गया है उसके अंदर बहुत सी डिटेल उन्होंने मांगी है। उनको मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 18% पॉपुलेशन हमारे देश में है
और पूरे दुनिया में जितने पशुधन है उसमें से 18% पशुधन हमारे यहाँ है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व का जो पानी है उसके पर जो उन्होंने बताया फिगर 0.04% और ठीक है, मगर हर गांव में कितना पानी है, ग्राउंड वाटर क्या है, सरफेस वाटर की क्या स्थिति है, वो पूरा अभ्यास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। करीब 8000 गाँव में और सभी राज्यों के अंदर कहाँ पर पानी की कितनी उपलब्धता है उसका भी अभ्यास करते हुए सभी राज्यों के साथ उसको शेयर किया गया है। आने वाले दिनों में जिस तरह से राज्य भी काम कर रहे हैं तो सबको जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो हर घर नल से जल देने की जो योजना है उसके लिए भी ये जो अभ्यास किया गया उससे बहुत फ़ायदा होगा और सबको पूरा पानी मिलेगा। जो भी कोई कंप्लेन होगी वो भी उसी के कारण, यही अभ्यास के कारण दूर हो जाएगी। श्री ईबी ईडन जी। थैंक यू सर। सर हर घर जल जीवन मिशन के तहत लाने का मकसद ये है कि प्रदूषित पानी नहीं मिले लोगों को ना। सर हर घर जल is a very good initiative of the government of India. Thousands of connections, household connections have been provided to many different panchayats across the country. Sir, but the biggest challenge in this program is the sources of water is very less. The existing sources have been depleted. When you give new connections, there are no sufficient sources. So when you give water connection, आप नल पहुंचाते हैं, नल के अंदर से पानी नहीं, हवा आता है. The problem is, this is a very serious issue. If the government decides to improve the sources, this project can be implemented in a much different creative manner, sir. Is the government trying to do any initiative to improve the sources and to lay new pipelines to the existing projects? माननीय अध्यक्ष जी, जो पोल्यूटेड वाटर की बात आपने बीच में कही, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हर गांव में जो पानी दिया जाता है उसके लिए उसका केमिकल टेस्ट हो और टेस्ट के आधार पर। मैंने पोल्यूटेड वाटर की बात नहीं कही, मैंने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर योजना का लाभ ये है कि जो पहले पोल्यूटेड पानी मिलता था उसकी जगह उसको हर घर नल से पानी मिल रहा है। शुद्ध पानी योजना का लाभ है ये। शुद्ध पानी मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 70 साल में पानी नहीं मिल रहा था, सुने क्यों? माननीय मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इतने सालों से लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल रहा था, घर में नहीं मिल रहा था, करीब महिलाओं को करीब रोज के 5.5 करोड़ घंटे उनके पानी के लिए बिगड़ते थे, उनको कई किलोमीटर तक जाना पड़ता था और वहाँ भी उसको पोल्यूटेड वाटर मिलता था। आज हर घर नल की वजह से सबको शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ है। मोदी जी का ये जो योजना के कारण हम इसके अंदर हर राज्य में उसको वित्तीय सहाय करते हैं। उसका जो DPR है वो भी राज्य सरकार बनाती है, उसका टेंडरिंग भी राज्य सरकार करती है, उसको टेक्निकल सहाय और आर्थिक सहाय ये हमारा जो हिस्सा होता है उतना मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी किया जाता है। जो मेंबर ने कहा था कि कई जगह पर जल नहीं मिलता है, हवा ही आती है, ऐसे कई जो किस्से होते हैं उसके ऊपर भी हम राज्य सरकार को उनको इन्फॉर्म करते हैं। हमने भी टास्क फोर्स बनाई है। अगर ऐसे कोई प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन तुरंत लाते हैं और उस तरह इस योजना जो सफल हो रही है तो करीब 15 करोड़ कनेक्शन इस देश के अंदर इस योजना के तहत दिए गए हैं। मुरारी लाल मीणा जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि पीने के पानी के मामले में सबसे विकट स्थिति राजस्थान की है और JJM के तहत 45% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 45% पैसा राज्य सरकार का होता है और 10% पैसा होता है पब्लिक कंट्रीब्यूशन से। माननीय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान में क्या गांव बहुत दूर दूर बसे हुए हैं और पानी का ग्राउंड वाटर भी नहीं है। एक तो क्या किया कि पब्लिक 10% कंट्रीब्यूशन दे नहीं रही है। दूसरा, जितने भी जो JJM के अंदर जो स्कीमें थी उनमें जो बिजली के जो बिल्स हैं वो कनेक्शन करीब मैं समझता हूँ 80% कनेक्शन काट दिए गए क्योंकि बिजली का बिल जमा हुआ नहीं। पहली बात तो कहीं सप्लाई नहीं हुआ क्योंकि कंट्रीब्यूशन लोगों ने दिया नहीं और कंट्रीब्यूशन कहीं दे भी दिया तो बिजली के बिलों में कोई ऐसा फैसला किया जाए ताकि सरकार बिजली के बिलों को जमा कराए और पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो सके। ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश के अंदर।
मेंबर का जो प्रश्न है वो उचित है। राजस्थान की स्थिति पहले से ही पानी में कमज़ोर रही है। जल जीवन मिशन के तहत जो काम होना चाहिए था वो वहाँ पर नहीं हुआ, मगर अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री ने करीब 3 बार मंत्रालय से मुलाकात करते हुए इस योजना को तुरंत लागू करने के लिए जल स्रोत ढूंढकर, ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो, वहाँ से या नई कैनाल से भी वहाँ पानी मिले, उसके लिए वो प्रयत्नशील है। मंत्रालय उनको टेक्निकल और आर्थिक उसको सहाय कर रही है। ये जो बिजली के बिल नहीं भरने की वजह से जो कट जाता है कनेक्शन और पानी नहीं मिलता है, उसके लिए भी मंत्रालय ने सबको सोलर लगाने के लिए भी कहा है, जिसके कारण बिल भरने का भी नहीं रहेगा। और जो गांव से पैसा लेना है, लोगों से पैसा लेना है, वो तो स्कीम में ही है, वो तो वहाँ से लेना हो राज्य सरकार का काम है। क्वेश्चन नंबर 142 श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। क्वेश्चन नंबर 142 सर। प्रश्न क्रमांक 142, क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि मौसम विभाग द्वारा भारी वर्षा की चेतावनी दिए जाने के बाद पंजाब सरकार ने तटबंधों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारी वर्षा के कारण प्रतिवर्ष हजारों एकड़ क्षेत्र में धान की फसल का नुकसान हो जाता है और अंतिम समय में तटबंधों की इस प्रकार की मरम्मत से केवल धनराशि बर्बाद होती है और भ्रष्टाचार भी होता है? यदि हाँ तो क्या केंद्र सरकार ने वर्षा के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से फसलों की बर्बादी को रोकने के लिए समुचित तटबंध बनाने हेतु पंजाब सरकार को धनराशि आवंटित की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या केंद्र सरकार का केवल अंतिम समय में तटबंधों की इस प्रकार की मरम्मत से राजकोष को होने वाली क्षति और हानि को रोकने के लिए कोई नीति बनाने का विचार है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। श्री CR पाटिल, जल शक्ति मंत्री। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। शुक्रिया सर। माननीय मंत्री जी के रिप्लाई में लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको बोला है कि पंजाब में नो लास्ट मिनट रिपेयर एम्बैंक्समेंट का कुछ नहीं हो रहा है और हर साल पंजाब में फ्लडिंग नहीं होती है। पिछली साल 2023 में हैवी रेनफॉल हुई थी और फ्लडिंग तो 2019 में हुई थी। मैं तो इतना हैरान हूँ कि पंजाब सरकार को मालूम नहीं कि पंजाब में हो क्या रहा है। सब पिछले साल पंजाब में फ्लडिंग 2 बारी हुई और 23 में से 21 जिले फ्लड हो गए। हजारों एकड़ 2 लाख हेक्टेयर पूरा फसल तबाह हो गई। 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। 60,000 से ज्यादा पशु मर गए। आपका प्रश्न क्या है? सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या स्टेट सरकार को नहीं पता, पर क्या केंद्र सरकार को भी नहीं पता था कि पंजाब में इतनी जबरदस्त फ्लडिंग हुई है? तो जो हुई और इतनी तबाही जो पंजाब में मची है, तो इन्होंने हिमाचल, उत्तराखंड, सब जगह जहां इन्होंने मुआवजा दिया, बहुत अच्छा। लेकिन क्या इन्हों मालूम नहीं था कि 23 में से 21 में पंजाब में सिवियर फ्लडिंग होकर सिवियर डैमेज, सिवियर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको कोई रिलीफ रिहैबिलिटेशन क्यों नहीं दिया गया इस बजट में? ये प्रश्न। एक मिनट, आप वरिष्ठ सदस्यों, मंत्री रहे, आपने पूछा पंजाब सरकार, आपने पूछा ही पंजाब सरकार का। ये तो पंजाब सरकार का था, स्टेट का था। मंत्री जी को अलाउ नहीं करना चाहिए स्टेट सब्जेक्ट को। माननीय मंत्रीगणों से भी आग्रह करता हूं कि स्टेट सब्जेक्ट को यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं। जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य का जो प्रश्न था उसको हमने पंजाब सरकार को भेजा था। उनके ही जवाब के आधार पर हमने उनको लिखित जवाब दे दिया गया है। चैनल में सब जगह चल रहा है पंजाब कितना फ्लड हो गया और इधर की सरकार को पता ही नहीं। एनीवे सर, मेरा दूसरा सवाल मंत्री जी से ये है कि ड्रेनेज की सफाई के नाम में बहुत बड़ी करप्शन होती है, क्योंकि सफाई सिर्फ पेपर में होता है, ड्रेन्स में तो होता नहीं है। तो क्या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या कोई और तरीके से इन सफाई का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन या पंचायतों के साथ कमेटी बना के? दूसरा मेरा सर इसी के साथ एडिशन ये कि हर साल घग्गर का रिवर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत जबरदस्त वहां पे मारता है। हर साल ओवरफ्लो होके उधर पानी फ्लड कर देता है। हमारा घग्गर जो चांदपुरा से जो बंद टूटता है वो हरियाणा की जमीन में है। उतनी जमीन पंजाब सरकार ने ले ली थी, लेकिन जब ओवरफ्लो होने का टाइम आता है तो हरियाणा सरकार उधर 164 लगा के उधर 4 जने से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। पंजाब के लोग जाके बंद को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते और पंजाब की जमीन जो नीचे है, हरियाणा की ऊंची है, वो बंद तोड़ के पंजाब को फ्लड कर देता है। तो क्या जहां हर साल ऐसी चीजें होती हैं, क्या ये केंद्र की सरकार जो देती है पैसे, उसके साथ क्या कोई मॉनिटरिंग होती है ड्रेनेज के पैसों के?
एम्बैंकमेंट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए कोई जवाबदेही होती है कि हर साल करप्शन होती है, फ्लड हो जाता है, बहुत पैसों का खर्चा हो जाता है, अफसर वगैरह पैसे बना जाते हैं, लोग तबाह होकर रह जाते हैं। में भाषण नहीं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य जी का जो प्रश्न था तो नाला वगैरह साफ करना वो राज्य सरकार का प्रश्न है और राज्य सरकार की जवाबदेही होती है, उसके ऊपर हमारा कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है। और जो दग्गर नदी के जो बात की तटबंध की जो बात अभी इन्होंने की है, तो दग्गर स्थायी समिति ने इस नदी पर काम करने की सिफारिश की है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है और मॉडलिंग अध्ययन पर राज्यों के अलग अलग विचार भी होते हैं। CWCPR द्वारा किए गए मॉडलिंग अध्ययन के अनुसार DPR तैयार करने की भी आवश्यकता है, जो राज्य सरकार का काम है। क्वेश्चन नंबर 143 श्री फनी भूषण चौधरी। प्रश्न क्रमांक 143, क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क देश में 8, 6, 4 और 2 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या और उनकी लंबाई किलोमीटर में का राज्यवार ब्यौरा क्या है। ख देश में अब तक राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। ग क्या देश में विशेषकर असम में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के सभी खंडों के विद्युतीकरण की योजना है। घ यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और अंग असम में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या कितनी है और परियोजनाओं की लंबाई, उनका निर्माण कार्य का ठेका दिए जाने की तारीख और उनकी लागत, पूरा होने की मूल तिथि अथवा पूरा होने की संभावित तारीख सहित उनका पैकेजवार ब्यौरा क्या है और उनके संबंध में यदि कोई विलंब हुआ है तो उसके क्या कारण। माननीय मंत्री महोदय। श्री अजय टामटा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री महोदय, एक विवरण सदन के पटल पर रखा। माननीय सदस्य। Honorable Speaker sir, I am concerned about only one road, that is Numaligarh-Dibrugarh road. Sir, this Numaligarh-Dibrugarh road, that is Numaligarh-Jorhat section, Jorhat-Jhaji section, Jorhat-Dimau section, Dimau-Moran section and Moran-Dibrugarh section. Actually, sir, it was awarded to contractors in 2015-16 and 2016-17. But yet, these 4 stretches, that is Jorhat, Jhaji, Dimau, Moran, Moran-Dibrugarh, these 4 sections works not yet completed. Actually, if we go through the details, then we'll find that the main reason behind it is NHIDCL. Okay. So, when this work will be completed, and if the NHIDCL field workers, field officers are responsible for this delaying, will the minister take action against them? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि माननीय सदस्य जी का अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। बरपेटा क्षेत्र के अंदर आपके क्षेत्र में 5 परियोजनाएं जो कि 1404 करोड़ की परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं, जो 98 किलोमीटर की हैं। 7 परियोजनाओं में काम चल रहा है, 71 किलोमीटर की हैं, 4204 किलोमीटर है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया है जो कि डिब्रूगढ़ जोरहाट से संबंधित है, जो कि 194 किलोमीटर का है। 6100 करोड़ का ये योजना है, लगभग 112 किलोमीटर की जिस योजना का आप जिक्र कर रहे हैं। और उस योजना में आपके द्वारा बताया गया है कि काम में कमी है, काम में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, चूँकि और इसमें आपने लेट होना भी बताया है। और इसमें मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि लेट होने के कारण, चूँकि जब किसी रोड के चयन की प्रक्रिया के साथ भूमि अधिग्रहण से संबंधित होती है, वैधानिक मंजूरी में भी थोड़ा समय लगता है और उपयोगी सुविधाओं को जोड़ने में भी उसमें समस्या आती है और ठेकेदार के द्वारा भी सारी व्यवस्थाओं को जुटाना पड़ता है। मैं माननीय सदस्य जी के द्वारा बताता हूं कि अगर इसमें आपको कुछ और विशेष और आपको लगता है कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मंत्रालय के द्वारा उसमें लगातार निगरानी की जा रही है,
देखा जा रहा है। कार्य को समय से पूरा करने जो आगे समय दिया है उस पर पूर्ण करेंगे। सप्लीमेंट्री। Sir, Honorable Speaker, sir, is there any proposal for conversion of Baihata Sariali to Mission Sariali Tezpur, NS 15 to 4 lane? ऑनरेबल मंत्री जी, चूँकि मैंने माननीय सदस्य जी की जानकारी में लगभग उनके क्षेत्र में चलने वाली योजनाओं को उनको पत्र में दिया भी गया है और ऐसा कोई प्रस्ताव, चूँकि एक विशेष रूट का उन्होंने जिक्र किया है कि इसको परिवर्तन करने का है, इस प्रकार से मेरे पास हमारे मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर वो प्रस्ताव देंगे उस पर विचार करेंगे, अगर करना होगा तो मंत्रालय उस पर विचार करेंगे। DPR भी उसमें एक इनके प्रश्न के आधार पर जो आपने कहा है कि उसको प्रस्ताव को चेंज करने का, उसकी DPR भी विभाग मंत्रालय के द्वारा कार्रवाई पे है, गतिमान है। भजन लाल जाटव। मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या हैं? हाँ, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 3 तीर्थ स्थल है और मुंबई एक्सप्रेस वे से पिनान से लेके महुआ, महुआ से लेके करौली और करौली से कैला देवी आप राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार रखते हैं क्या? आप सेकंड PWD मंत्री रहे हो ना, जानते हो कैसे घोषित होता है। सर, वो मापदंड, इसलिए मापदंड पूछे मैंने। जी महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष। हाँ बताएं। कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, अपने उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी, राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, अपने लोकसभा के बारे में जानकारी दी है। अरे और जो इन्होंने NH के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको। प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय, चूंकि एक मिनट, चूंकि जिस प्रकार से 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर NH थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर NH बना है। क्वेश्चन नंबर 144 वैजयंत पांडा जी। प्रश्न 144। प्रश्न क्रमांक 144। क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि का सरकार द्वारा उजाला योजना के अंतर्गत बिजली बचाने के लिए अब तक वितरित किए गए LED बल्बों की संख्या का ब्यौरा क्या है? और ख ऊर्जा की बचत उपभोक्ता बिजली बिलों पर उक्त योजना का क्या प्रभाव पड़ा है? माननीय मंत्री महोदय। श्री मनोहर लाल, ऊर्जा मंत्री। अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। माननीय स्पीकर महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब रखा है उसमें जो आंकड़े आए हैं, एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है कि 2015 से लेकर ये LED बल्ब जो वितरण हुए हैं उजाला योजना के माध्यम से, इसके जरिए देश को हर साल 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचत होता है। ये बहुत प्रशंसाजनक आंकड़े में ये भी दिखाई देता है कि कई प्रदेशों ने इस योजना का भरपूर उपलब्ध किए हैं और ज्यादा LED बल्ब वितरण कर पाए हैं। उदाहरण है, आंकड़े के मुताबिक उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कई छोटे प्रदेश भी काफ़ी बड़ी संख्या में ये LED बल्ब्स को वितरण कर पाए, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। परंतु आंकड़े से दिखाई देता है कि कुछ ऐसे बड़े प्रदेश हैं जिनमें ये LED बल्ब्स के वितरण उस संख्या में नहीं हो पाए उनके साइज के मुताबिक। कई बड़े प्रदेश हैं जो कि उत्तराखंड और हिमाचल से भी कम वितरण किए हैं। मेरा सवाल है माननीय मंत्री जी को कि हमें सुनने को मिलता है कई प्रदेशों में कोई लोकल दिक्कतें होते हैं, कोई मुश्किल होते हैं। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि ऐसे क्या दिक्कतें हैं
कई प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में क्यों इसका ज़्यादा वितरण नहीं हो पा रहा है और उसका वो कैसे मुकाबला करने के लिए प्लान कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ये एक एनर्जी सेविंग स्कीम घोषित की गई थी कि आम आदमी का बिल इसमें कम आए और उसको प्रकाश की अच्छी व्यवस्था मिले, और ये वॉलंटरी स्कीम इस नाते से प्रचारित की गई थी थ्रू वेरियस मोड्स। उसके बाद स्टेट्स इसमें कितना इंटरेस्ट लेती हैं उस पर निर्भर करता है। बल्ब की उपलब्धता ये प्रारंभ की गई थी क्योंकि नई स्कीम थी, इसलिए उसमें कुछ कंसेशंस भी अलाउ किए गए थे। बाद में उस कीमत को, क्योंकि मार्केट के अंदर जब प्रचलन हुआ तो मार्केट में बहुत सारे बल्ब आ गए। अब उस प्रदेश में कम क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों होते हैं, प्रदेश का जो डिस्कॉम डिपार्टमेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने को ठीक करने के लिए, बिजली बचत करने के लिए प्रमोशन में उनको भी आगे आना चाहिए। जो सरकारें आगे आती हैं वहाँ इस बल्ब की सेल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हुई है। जो सरकारें, प्रदेश की सरकारें आगे नहीं आती हैं वहाँ ये स्थिति बहुत सामान्य मिलती है। माननीय ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय स्पीकर महोदय, पिछले दशक में भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एनर्जी सेविंग्स में और सस्टेनेबिलिटी में बहुत ही अच्छा है। दुनिया भर इसका प्रशंसा होता है और ये एक उदाहरण है उजाला योजना जिसके बारे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि एनर्जी सेविंग्स का जो टेक्नोलॉजी वो हर साल आगे बढ़ते जाता रहता है और विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एलईडी बल्ब्स है, इनके स्टार रेटिंग्स होते हैं। एनर्जी स्टार रेटिंग 1, 2, 3, 4, 5 करके जो सबसे अधिक रेटिंग होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा बचत होता है। मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी को कि आने वाले दिनों में क्या उनका प्लान है कि और ही आगे बढ़ा सकें ऐसे योजनाएं को ताकि हायर स्टार रेटेड प्रोडक्ट्स, एलईडी बल्ब्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो सके? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में ESL कंपनी जो एक केंद्र सरकार की CPSU है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जब शुरू कराया था तो 1 स्टार बल्ब यही मार्केट में लाए गए थे। बाद में 1 स्टार के बाद 3 स्टार भी आए थे। अब 1 स्टार और 3 स्टार की एफिशिएंसी को देखते हुए अब ये सारी मार्केट जो प्राइवेट मार्केट है वो सब इसमें आ गए हैं। अब इसको इम्प्रूव करते हुए 5 स्टार रेटिंग के जो बल्ब हैं वो ESL जो है वो सप्लाई करते हैं। लेकिन 5 स्टार में अभी मार्केट में जो प्राइवेट प्लेयर्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन इसको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो 5 स्टार रेटिंग है उसमें पर्याप्त बल्ब उपलब्ध हैं और एक बल्ब 70 रुपये के हिसाब से वो सप्लाई किया जाता है अभी भी इस बार। और उसमें लगभग जो बल्ब सप्लाई किए गए हैं पर ईयर के हिसाब से जो डाटा हमारे पास है उसमें 13 लाख बल्ब 22-23 के अंदर और ये सप्लाई किए गए। श्री इमरान मसूद जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बल्बों का वितरण हुआ और जब आप बल्ब वितरित कर रहे हैं जो मजरे हमारे अधूरे पड़े हुए हैं जहां विद्युतीकरण ही नहीं हो पाया, क्या माननीय मंत्री जी उन गांव की विद्युतीकरण की योजना को कोई केंद्र से पैसा भेज करके पूर्ण कराने का काम करेंगे, जैसे राजीव गांधी योजना और पंडित दीनदयाल योजना? आपका रेवेन्यू गांव है या मजरा है? मजरे, जो छोटे मजरे हैं, मैं उन छोटे मजरों की बात कर रहा हूँ। मान्यवर, 2 योजनाएं थी, पंडित दीनदयाल योजना बंद शायद कर दी गई, तो जो कार्य अधूरे पड़े हैं क्या उनको पूर्ण कराने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये आज एलईडी बल्ब को लेकर के ही एक प्रश्न है। तो एलईडी के जहाँ तक संबंध है, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जो आंकड़ा है 2.6 करोड़ यानी 2 करोड़ 62,95,000 बल्ब ये वितरित किए गए हैं। और इसमें बहुत सी सरकारों ने ऐसा भी किया कि अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करके कुछ जगह पर फ्री भी बांटे गए हैं, कुछ जगह पर सस्ते भी दिए गए हैं। तो उन मजरों में या अन्य स्थानों पर भी अगर बल्ब का वितरण फ्री करना है, ये नो कॉस्ट नो प्रॉफिट बेसिस पर ही ESL काम करता है। इसमें अगर कोई आगे प्रमोशन की स्कीम बनानी है तो प्रदेश की सरकारें ही बनाएंगी। क्वेश्चन नंबर 145 से मोहम्मद हनीफा। प्रश्न क्रमांक 145। क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने कारगिल में सिविल विमानपत्तन के निर्माण के संबंध में एक सर्वेक्षण कराया है? ख, यदि हाँ तो उसकी स्थिति क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है? ग,
क्या सरकार का कारगिल में उक्त विमानपत्तन का निर्माण शीघ्र करने का विचार है, और घ यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, नागर विमानन मंत्री। ऑनरेबल मेंबर। शुक्रिया ऑनरेबल सर। सर, कारगिल लद्दाख का पॉपुलेशन वाइज बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट जो है सर्दी में, विंटर में 5 महीने के लिए रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट ऑफ रहती हैं और पिछले 50-60 सालों से वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी का डिमांड होती रही है। वहाँ पर एक छोटा एयरपोर्ट बनी है, वो भी पिछले 30 सालों से बनी है, वो भी ऑपरेट नहीं है। तो उड़ान स्कीम के तहत 2 बार उस एयरपोर्ट को लिया गया है, उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ एयर सर्विस शुरू नहीं है। मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि पिछले 2 साल पहले करगिल में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे वहाँ पे कंडक्ट हुई थी, लेकिन अभी तक उस सर्वे का कोई अता पता नहीं है। क्या वो सर्वे कंप्लीट हुई है? अगर हुई है तो उसका स्टेटस क्या है? और इसमें आंसर आपने दिया है कि वहाँ पे एक जगह का नाम दिया है, वहाँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो उसके अलावा और भी जगह है वहाँ पे, क्या वहाँ पे सर्वे कंडक्ट करके एयरपोर्ट बनाने का आपका प्लान है? Speaker sir, the government of India has always been interested in opening an airport there in Kargil sir with civilian interest. We want civilians to have access to air connectivity from Kargil. And regarding this, we have been trying from our side. The administration, Ladakh administration has identified certain sites, which is the process where they send us the sites and we do the inspection. And accordingly, Waka Kargil, Turtuk, Dikshit, Nyoma, Padum, Janskar. These are some of the sites which have been offered to us, and we have done thorough inspection, thorough site studies, surveys have been done. But after all that also, because the terrain is so challenging in Kargil, it was found to be very difficult to operate an airport from these sites. And the other option that we have is the existing Kargil airport, which is a defense airport, sir. So because we want the civilians to have access to the air services, we explored the idea of why not run the civilian aircrafts from the existing defense airport only. And that is where the International Civil Aviation Organization, ICAO, came into picture. We went to ICAO and we said, why don't you inspect this airport and let us know if there can be civil operations also, and they came into the picture. And once they also did the survey, sir, which is I think what the honorable member is also talking about, they also conducted the study and they also said that it is very difficult to run from here, which is for the narrow body aircrafts, which are A320 and B737. These aircrafts can't run from there. But we are in the interest that the airport should run, the civil airport should run. So, and we have put it under the RCS scheme also, sir. We have been trying more and more with the airlines also to run specific routes. But the challenge here is that with the existing airport, even if it is defense, if you want to run civilian aircrafts, we can only run 19-seater aircrafts. So we will work out with the airlines, sir. It is there under the RCS scheme also. 9.2 crore rupees have also been sanctioned. 30 lakh worth of small works like electrical works have also been done there, sir. If some airline says that we are ready to provide connectivity from Kargil to Srinagar or Jammu, then we are ready to do the remaining work and provide it for the civilian purpose also, sir. Honorable member supplementary, please. सर, ये उड़ान स्कीम में 2 बार इसको मिनट बैठिए। माननीय आप सब नए सदस्य भी आए, हमें सदन का डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। आप सप्लीमेंट्री पूछें, उसके बाद आपको देंगे। सर, ये एयरपोर्ट मेरे ख्याल से डिफेंस का नहीं है, ये सिविल एयरपोर्ट है, ये डिफेंस को लीज पे दिया गया है। तो मेरा यही है कि उड़ान स्कीम में इस एयरपोर्ट को 2 बार शामिल करने के बावजूद अभी तक वहाँ पे कोई सिविल एयर सर्विस शुरू नहीं किया गया। क्या इस पे कोई 50-60 सीटर का जो एयरक्राफ्ट को जल्दी से शुरू करने का क्या आपका प्लान है? सर, ये पहले जैसे AI के पास था, फिर बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी एस्पेक्ट इन कश्मीर एंड लद्दाख एरिया, इट हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू डिफेंसर। एंड जो 50 सीटर की एयरक्राफ्ट की बात करें, अभी मैंने बताया सर, जो
एग्जिस्टिंग कारगिल का एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो रनवे है, वहाँ की जो टेरेन डिफिकल्टी है, लैंडिंग टेक ऑफ के जो प्रोटोकॉल्स है, उसके हिसाब से 19 सीटर एयरक्राफ्ट की हो सकता है सर। उसी के बारे में हम एयरलाइंस के साथ भी प्रयास भी चल रहा है RCS उड़ान स्कीम के तहत। माननीय सदस्य ने कहा कि 2 बार उड़ान स्कीम है, पर हमने 3 बार भी उसको कराया सर, और भी प्रयास करते रहेंगे कि आगे यहाँ से एक सिविलियन एयरक्राफ्ट की शुरुआत हो। ऑनरेबल मेंबर श्री मियां अल्ताफ। सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से स्पेसिफिक ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं करगिल एयरपोर्ट के बारे में कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं आता, और आज भी कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है। एक पूरा रीजन जो है वो कटा हुआ होता रहता है। 7 महीने तमाम सप्लाईज वहाँ की बंद होती हैं, माइनस टेम्परेचर वहाँ रहता है, तो कोई उनका और नहीं है ज़रिया मुल्क के साथ मिलने का। लद्दाख है तो वो भी वहाँ से बहुत दूर है। कश्मीर वैली जो है वो 7 महीने बंद रहती है। तो स्पेसिफिक आप मंत्री साहब ये बताएं कि आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी आपकी एयरलाइंस हैं, ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, ये हुकूमत की ज़िम्मेवारी है कि वो किसी से भी बात करे, लेकिन 6 महीने की वहाँ सर्विस जो है वो विंटर्स में वहाँ लोगों को दे। इसके लिए मैं ये आपकी ज़ाती मुदाखलत चाहता हूँ, पर्सनल इंटरवेंशन चाहता हूँ कि आप इनका ये मसला हल करें। थैंक यू सर। सर, हम माननीय सदस्य की चैलेंज को समझ सकते हैं, और वहाँ की जो लोगों की भी जो समस्या है, जो कनेक्टिविटी का, तो वो सब समझ सकते हैं सर। उसी के तहत हमने बोला था कि हमारी तरफ से पूरी प्रयास चल रही है कि कारगिल से एक एयरक्राफ्ट की शुरुआत हो, पर ऐसा नहीं है सर कि छोटे एयर स्ट्रिप मिल जाए और बड़ा एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड हो। सेफ्टी का भी इशू रहता है, तो हमें पूरा प्रोटोकॉल्स फॉलो भी करना पड़ेगा। तो उसी के तहत जो एग्जिस्टिंग एयर रनवे की जो लेंथ है, वहाँ पे उसके हिसाब से 19 सीटर का ही वहाँ पे लैंडिंग या टेक ऑफ हो सकता है। तो उसके तहत जो माननीय सदस्य ने बोला, हम पूरी तरह से पूरी लगन के साथ हम प्रयास करेंगे, एयरलाइंस के साथ भी बात करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 श्री जनार्दन मिश्रा जी। प्रश्न क्रमांक 146, क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा विशेषतः डीजी यात्रा ऐप की सहायता से डिजिटलीकरण के माध्यम से विमान यात्रा में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? ऐसे ऐप पर कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है और उक्त ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है? और विमान यात्रा में दक्षता और डिजिटलीकरण को और बढ़ावा देने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है? माननीय मंत्री जी। श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, नागर विमानन मंत्री। सर, द आंसर हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ। माननीय सदस्य। धन्यवाद सभापति महोदय। विमानन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है और विमानन यात्रियों की संख्या बढ़ी है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। और मेरे जैसे इलाके में जहाँ अभी रेल सुविधाओं का भी अभाव है, वहाँ पर भी मोदी जी ने और तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयासों से हवाई अड्डे का निर्माण हुआ है, और आदरणीय रामानु नायडू जी के प्रयासों से वहाँ विमान के संचालन के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया जारी है। इस तरह से जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस डीजी यात्रा ऐप का जो लॉन्च किया गया है और उसके तहत यात्रियों की सुविधाओं के संबंध में जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि क्या डीजी यात्रा ऐप के उपयोगकर्ताओं के अनुभवों को एकत्रित करने और सुधारने के लिए कोई फीडबैक तंत्र मौजूद है? यदि हाँ, तो कृपया तत्संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। सर, फॉर सीमलेस कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल डीजी यात्रा को लॉन्च किया गया था। 2022 से हमारे एयरपोर्ट्स में ये वितरण भी हुआ है सर।
and we have been getting excellent feedback. And माननीय सदस्य जी ने जो पूछा था वो एयरपोर्ट फीडबैक मैकेनिज्म ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है सर. उसके तहत डिजी यात्रा का भी अगर कुछ फीडबैक वो देना चाहते हैं तो वो ज़रूर वो उसका मैकेनिज्म भी है, दे भी सकते हैं. और अपनी तरफ से भी उसको डिजी यात्रा ऐप को और कैसे इम्प्रूव करें इसके ऊपर भी बहुत अपने मंत्रालय में भी पीरियडिकली हम भी रिव्यू करते हैं सर. हम भी रिव्यू करके इसको कैसे बढ़ावा और दे, हमारी तरह से ये प्रयास लगातार जारी है सर. और इसके बारे में अभी फिलहाल 15 एयरपोर्ट्स में ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश्ड है सर. अभी 12 अभी वहाँ पे लॉन्चिंग के लिए अभी तैयार है 12 और एयरपोर्ट में, और 11 और में लगाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं सर. अभी जब ये पूरा डिजी यात्रा ये अराउंड 30-40 एयरपोर्ट्स में जब लग जाएगा, 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री और द ट्रैवलर्स हु आर यूजिंग द एयरपोर्ट्स can use the Digi Yatra app so that they can have contactless travel at the airport, sir. एक इसमें दूसरा है, इसमें महोदय इस पंजीकरण संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति क्या रही है, इस संदर्भ में कोई अनुमानित डाटा अगर है तो उसका भी विवरण देने का कष्ट करेंगे. Sir, Digi Yatra, like I said, almost 15 airports we are completely using, sir. और 12 एयरपोर्ट में अभी लॉन्चिंग के लिए तैयार है और 11 एयरपोर्ट में अभी अगले साल उनको भी इसमें लाने के लिए एक कोशिश जारी है सर. और इसके तहत कितने लोग अभी इसको यूटिलाइज कर रहे हैं उसका भी हमारे पास है सर विवरण. सर उसका मैं डेटा अभी उनको अलग से वो भेज. रविंद्र शुक्ला जी और रवि किशन जी. अगला हमारे मनीष तिवारी जी. अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ. उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया था अध्यक्ष जी कि जो राइट टू प्रिवेसी है वो मूलभूत अधिकार है, और उसके तहत इस संसद ने एक कानून तैयार किया था. आपको याद होगा अध्यक्ष जी, इसी संबंधित इसलिए आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ. आपको याद होगा अध्यक्ष जी जब कोविड का कहर था तो जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक जब वैक्सीनेशन भी नहीं आई थी, इस सदन के और राज्यसभा के 30 सदस्यों ने बैठ के वो कानून तैयार किया. उस कानून में ये बात कही गई थी कि 3 किस्म के डेटा है. पर्सनल डेटा है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा है और क्रिटिकल पर्सनल डेटा है. माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, और मैं सिर्फ एक लाइन उसकी पढ़ना चाहता हूं आपके आज्ञा से अध्यक्ष जी. डिजी यात्रा फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप has been launched to provide seamless, hassle-free and faster passenger processing at various checkpoints at the airport. My question, Mr. Speaker, sir, is that facial recognition technology is critical personal data. So critical personal data of millions and millions of travelers who are transiting through these airports is being collected. What is the mechanism that the government has put in place in order to ensure that the integrity of that data, the privacy of those people is protected and not infringed upon? Thank you, Speaker, sir. Sir, the concern that has been raised by the honourable member is a concern that we all share, and especially the Government of India is very much committed to protect the privacy of each and every individual of this country, sir. That much I can assure you through this. And how exactly the Digi Yatra app is trying to achieve it? Sir, first of all, the PII, the personal identifiable information that is there with us, it is totally encrypted and stored in the passenger's own smartphone. A smart wallet, secure wallet in the Digi Yatra app. It is not coming to us, first of all. And then whatever is there, no data is stored with us as a distributed ledger. The PII data is also not stored in any central location. Hence, the risk of data loss, data theft, or data breach does not arise. And also, the PII data is shared directly by the passenger and whoever is the verifying agency for a very limited time limit.
So after every 24 hours, the data gets purged, sir. It is lost from the system entirely. And whatever data is there, it is data stored in the individual smartphone of the own passenger himself in the app itself. So there is no, so the verifying agency which verifies the data and only gets it. And it is an authorized agency which is enabled by the central government. It verifies and all the data gets purged after this whole process is done. So the data loss, data theft does not arise in the situation of Digi Yatra app, sir. Srimati Supriya Sule. Sir, I appreciate the Digi app. It's a very good and a very efficient app. Just in the interest of national security, I'd like to ask the Honorable Minister that when you are traveling anywhere, in the national interest, connected with the app, is it compulsory for every traveler to carry an Aadhaar card? Suppose I'm traveling on a ticket. So does it either in your app or whenever I travel, does the name have to match each other? Because there's a story in Maharashtra which was very alarming. In Delhi and Bombay, sir, बहुत चिंता के विषय है. There is a passenger who claims, it came in the newspaper, so I'm just bringing that to your notice, कि आदमी ने नाम बदली करके ट्रैवल किया. तो अगर टेक्नोलॉजी में ऐसे कोई भी जा सकता है, so is that checks and balances? People cannot, so the Aadhaar card is critical for identification, or how will you identify your passenger? So does the name has to match the iCard? What is the technology available, or is it a face identity? Complete clarity, because it's a very alarming national security issue which has happened at Delhi and Bombay. Thank you. And is it a criminal offense if you don't travel with the right name? Like I have mentioned, sir, while we protect the data of each and every passenger, also national security is a very important aspect. And when we are talking about Digi Yatra specifically, the name has to correlate with the Aadhaar also, because it takes Aadhaar into account. And in future, just to enhance the security side of it, we are taking the passport data also, so that better security system is in place. But for the moment, the name has to match the Aadhaar, so that this verification is generally done at the entrance gate CISF point itself. If it is not done through Digi Yatra also, everyone would have encountered the situation where they are going with the boarding pass and the first thing they say is, show us a verifiable ID. And that the reason they do it is they check the face and they check the name also. So it has to match, and that is when we ensure that the passenger is allowed to travel. Question number 147, Sri Dinesh Chandra Yadav. 147. प्रश्न क्रमांक 147. क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि का ग्रीनफील्ड परियोजना, एक्सप्रेसवे परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत देश में विशेषता बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में स्वीकृत और चल रही सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का परियोजनावार, राष्ट्रीय राजमार्गवार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है? ख. उक्त परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित की गई मूल समय सीमा और संभावित तिथि का ब्यौरा क्या है, और उक्त परियोजनाओं में विलंब के क्या कारण हैं, तथा प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है? ग. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार होने और निविदा कार्य पूरा होने के बाद भी बिदुपुर, दलसिंह सराय, सिमरी बख्तियारपुर, उदा किशनगंज के रास्ते पटना पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य प्रारंभ होने में विलंब के क्या कारण हैं? च. राष्ट्रीय राजमार्ग 106, 107 की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं? अंग. बिहार के भागलपुर जिले और मध्य प्रदेश के भिंड और दतिया जिलों में स्वीकृत चल रही पूरी की गई विभिन्न सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा संस्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? च. देश में विशेषकर बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चल रही सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? और छ. क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का बिहार में विशेषतः जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का विकास करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी श्री अजय टामटा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। एक मिनट सदन के पटल। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पटना पूर्णिया
एक्सप्रेसवे से संबंधित जो पटना से बिदुपुर, दलसिंह सराय, सिमरी, बख्तियारपुर, उदा, किशनगंज, पूर्णिया तक जाएगी, इसके निर्माण के लिए पिछले लोकसभा में 17वीं लोकसभा में माननीय मंत्री जी आदरणीय गडकरी साहब से 18 मार्च 2021 को मिले थे। अंतोगत्वा इसकी मंजूरी उन्होंने दी और पिछले बजट में उसके लिए राशि का भी प्रावधान किया गया। मैं दिल से और अपने क्षेत्र के लोग से के तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसमें मेरा प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के जवाब में आया है कि इसके डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है। तो डीपीआर तैयार करने के लिए 28/2/2023 को ही दिया गया था। तो हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि लंबा समय हो गया और एग्जैक्ट तिथि तो नहीं, अनुमानतः कितने दिन में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने जानकारी दी है कि पटना पूर्णिया मोटर मार्ग जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH और हमारे राज्य की राजमार्ग से स्टेट की जुड़ा हुआ है, और चूँकि ये NH में पूरे तरीके से बनने की जो DPR की प्रक्रिया के बारे में आपने बताया भी है, हमने प्रश्न के उत्तर में आपको दिया है कि कंसंट्रेट लगा दिया है, इसलिए DPR का काम चल रहा है और DPR का काम चलने के तुरंत बाद ही उस पर आगे की कार्रवाई कर दी जाएगी। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के खंड घ में NH 106 और 107 के कार्य होने में विलंब से संबंधित यह प्रश्न था। NH 107 जो पूर्णिया महेशखुंट से सहरसा पूर्णिया तक जाती है, 2 खंड में काम संवेदक को आवंटित किया गया था और पहला खंड था महेशखुंट से मधेपुरा, जिसके कार्य प्रारंभ 20/12/2019 में शुरू हुआ और उसको कार्य पूर्ण करना था पहले, लेकिन कई बार माननीय मंत्री से मिले थे तो अंतिम तिथि मार्च 24 की गई, लेकिन अभी भी उसमें 60% से अधिक काम नहीं हुआ। माननीय मंत्री, एक मिनट सर, 1 मिनट। बहुत लंबा क्यों पूछते हैं आप? नहीं, लंबा नहीं है। उसी में दूसरा खंड जो है मधेपुरा से पूर्णिया, उसका कार्य शुरू हुआ था 2018 में, उसको दिसंबर 23 में पूरा होना चाहिए, वह नहीं हुआ। और इसी में NH 106 जो है उसका कार्य प्रारंभ हुआ 13/10/2016, लेकिन पूर्ण होना था 2019 को, लेकिन वह भी नहीं हो सका। तो हम माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहते हैं कि प्राथमिकता में लेके, क्योंकि NH का काम जो होता है आदरणीय गडकरी साहब हवाई जहाज़ के स्पीड से उसको कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो छोटा रीच का 2 NH है उसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है और काम नहीं हो रहा है, इसलिए कब तक इसको पूरा कराएंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी के द्वारा चिंता की गई कि NH 106 जो कि वीरपुर से वीरपुर तक है और वो वास्तव में 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि 106 वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है। इसमें अपग्रेडेशन का कार्य हो रहा है और इसमें 2 लेन पैप्ड शोल्डर्स के साथ ये बनना है और इसकी 780 करोड़ रुपए की इसमें लागत आनी है। आपने सही बोला कि ये थोड़ा लेट हुआ है, काम की देरी के कारण है। वर्तमान में उन सभी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। 82% काम इसमें फर्स्ट फेज में कर लिया गया है और इसको हम दिसंबर 2024 में पूरा करेंगे फर्स्ट फेज का। सेकेंड फेज का आपने पूछा है कि 106 दूसरा प्रोजेक्ट, उसमें एक 7 किलोमीटर का ब्रिज भी है कोसी नदी पे और ये रोड पूरा अप्रोच रोड के साथ लगभग 30 किलोमीटर का है। इसमें भी थोड़ा लेट हुआ है, इसको भी हम अगस्त 2025 में पूरा कर लेंगे। आपने एक महेशखुंट और पूर्णिया मोटर मार्ग का भी इसमें आपने क्योंकि लगातार क्वेश्चन किए हैं तो वो क्वेश्चन माननीय अध्यक्ष जी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये भी 90 किलोमीटर का NH है, ये 662 करोड़ रुपए का है। इसमें भी 2 वर्ष का समय दिया था। इसमें क्योंकि अब कार्य तेज गतिमान है, 75% काम हो गया है, इसको भी हम
2025 में इसका फर्स्ट फेज कर लेंगे। सेकेंड फेज में इसमें 88 किलोमीटर का है जो कि 280 करोड़ रुपए का था। इसमें भी अब कार्य में प्रगति है, इसका भी 73% काम हो गया है। आपने चूंकि इस रोड में 106 में ही जिक्र किया था कि माणिकपुर चौक वाला, क्योंकि इसी बीच का एक पोर्शन है, उसमें काम बीच में किसी कारण से उसका जो पुल बनना है, ब्रिज बनना है फ्लाईओवर का, उस फ्लाईओवर के काम को भी तेज गति दे दी है। आपने मधेपुरा पूर्णिया इसके जो प्रश्न के आपको मैं उत्तर में देना चाहता हूं कि इसको मेरे पास जो जानकारी है उससे हम 2025 में पूरा कर लेंगे। श्रीमती संध्या राय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से बताना चाहती हूँ, NH 92 जो कि भिंड लोकसभा क्षेत्र की ये रोड लाइफलाइन है और ये रोड कई वर्षों से सिंगल है, डबल नहीं बन पाई है। हालांकि केंद्र सरकार के माध्यम से रोड की 6 लाइन की स्वीकृति मिल गई है, DPR की भी स्वीकृति मिल गई है किसी कंपनी को, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगी, इस रोड पर शासन द्वारा 24 ब्लैक पॉइंट बनाए गए थे जो आए दिन हादसे का शिकार हुए हैं। मेरे क्षेत्रवासियों को कई दुर्घटनाओं से परिवार को क्षति पहुंची है और अभी 7 दिन के अंदर 3 बड़े हादसे हुए हैं जिनमें सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और कुछ असमय काल कवलित भी हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यही आग्रह और निवेदन करती हूं कि यह रोड जल्द से जल्द इस रोड पर काम चालू हो जिससे मेरे क्षेत्रवासियों को लाभ मिले। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि सेकंड सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन है, तो आपने जिक्र किया है कि ग्वालियर भिंड इटावा मोटर मार्ग का जो कि NH 719 है और इसमें 4 लेन का कुछ पार्ट है पहले से ही, इसकी जिसकी DPR पर काम चल रहा है और स्टडी ट्रैफिक के आधार पर मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि इस पर हम DPR की कार्रवाई चल रही है। DPR की कार्रवाई करने के बाद ही इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चूँकि 108 किलोमीटर का ये रोड है, DPR दिया गया है। श्री पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी। मंत्री महोदय, आप 2025 में पूर्णिया टू सहरसा और 106 बीरपुर पर आपने, बीरपुर टू बीरपुर पर आपने कोसी पर एक बड़ी पुल बनाने की बात कही है। ये गडकरी साहब जब अगले बार 4 साल पहले जब गए थे मधेपुरा, वहाँ पर उन्होंने कई NH की घोषणा की थी और हम सब लोग थे उसमें। लगातार अभी तक 4 साल पहले से लेकर के आज तक जितने NH की घोषणा, चाहे वो सहरसा टू सुपौल होते हुए, चाहे वो सुपौल पर कोसी पर ओवरब्रिज का मामला हो, वो NH है जो सुपौल होते हुए अररिया को जोड़ता है, तो आपने एक बार ये मामला नहीं उठा है। हमारे सांसद जी ने इस बात का कई बार जिक्र किया, जैसे बैजनाथपुर में भी ओवरब्रिज अभी तक वहां पर अधर में लटका हुआ है। तो लगातार जो प्रयास गडकरी साहब का रहा है वो निश्चित रूप से साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उनके लगातार प्रयास को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन बिहार की लगभग जो परियोजना है वो अधर में है, पैसे के अभाव के कारण है या एजेंसी के कारण है, इस पर गंभीरता से लेने की जरूरत है। और 25 के किस महीने तक आप पूर्णिया और बीरपुर टू बीरपुर और नई परियोजना जो नौगछिया से लेकर के रुपौली होते हुए है कि क्या कोई नई योजना कोसी सीमांचल में नई NH लेने की कोई प्रावधान है? बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय सदस्य जी के द्वारा एक दूसरे मार्ग का जिक्र किया गया है, मगर उसको भी मैं संज्ञान लेता हूं, उस पर भी हम देखेंगे। मगर जिस प्रकार से बिहार के अंदर भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 56 है जिनकी टोटल लंबाई 6133 किलोमीटर है, जिनमें ओवरब्रिज पुल भी बनाए गए हैं और मोटर रोड्स भी हैं। माननीय सदस्य जी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे दे देंगे, उसका उत्तर आपको भिजवा दूंगा। कीर्ति आजाद जी, शॉर्ट में पूर्ण टाइम हो गया है। बहुत संक्षेप में मैं प्रश्न पूछूंगा क्योंकि ये प्रश्न बंगाल से भी संबंधित है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल में कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई, कितनी पूरी हुई और कितनी अधूरी हैं,
उसमें से मेरे क्षेत्र में NH2 पूर्व बर्धमान से दुर्गापुर के एरिया में 1 साल से काम नहीं चल रहा है। और क्या मंत्री जी को पत्र मिले हैं चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और किसानों की ओर से कि वहां पे PUP और व्हीकल अंडरपास की जो आवश्यकता है उसके ऊपर ध्यान दिया गया है? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी के द्वारा दिया गया है कि क्योंकि ये 2 राज्यों को लेकर के 3 राज्यों को लेकर के क्वेश्चन था, मगर कुछ एक स्पेसिफिक रोड का जिक्र था। माननीय सदस्य जी, ये जो आपका रोड है आप मुझे उपलब्ध करा देंगे। वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में लगभग 35 हमारे NH हैं, जिसमें लगभग 2 लेन, 4 लेन और 6 लेन के ऐसे 3910 किलोमीटर का NH का मोटर मार्ग है। और आपने एक्सीडेंट का ये जिक्र किया है, ये भी चूँकि अलग सब्जेक्ट है, ये मैंने आपको डिटेल करा दिया। और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप मुझे उसको उपलब्ध करा देंगे, उसका आंसर भिजवा देंगे। अभय कुमार सिन्हा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। NH 139 जो पटना से चलकर पालीगंज, अरवल होते हुए, दौदनगर होते हुए औरंगाबाद और झारखंड बॉर्डर हरियरगंज को जोड़ती है, उसमें 4 लेन के लिए स्वीकृति उसकी मिली थी। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से ये आग्रह करना चाहूँगा, चूँकि हरियरगंज तक उधर झारखंड के इलाके में 4 लेन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। वल्ली बिहार के इलाके में पटना से हरियरगंज तक के 4 लेन का काम बाकी है। हमारी आग्रह होगी कि उसका जल्द से जल्द उसकी DPR वगैरह सब कुछ सबमिट है, उसका जल्द से जल्द निर्माण कराने का कष्ट करें। और महोदय, एक आग्रह मैं और करना चाहूँगा कि किसी भी परियोजना में जो इतना विलम्ब होता है, 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, गया डोभी 4 लेन का काम 18 में पूर्ण होना था, फिर 2022 में पूर्ण होना था, और 3 संवेदकों के बीच गया डोभी 4 लेन को बांटा गया, वो भी अभी तक अपूर्ण है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। ये देरी का कारण और इसका भार किस पर जाएगा? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से माननीय सदस्य जी के द्वारा बताया गया कि हरिहर झारखंड 4 लेन का काम चल रहा है, उसके काम की गति के साथ साथ आपने चिंता व्यक्त करी है पटना वाले जिस काम की, उसका आपने स्पेसिफिक जिक्र किया था, उसका DPR का काम चल रहा है, अलाइनमेंट फाइनल स्थिति में है, उसके आगे की कार्य पूरा कर दिया जाएगा। गया से संबंधित आपने एक प्रश्न किया है कि ये कार्य पूर्ण समय से पूर्ण नहीं हुआ है। ये बात कई जगह पर सच है, क्योंकि जब भी किसी नए मोटर मार्ग को बनाने की प्रक्रिया चालू होती है तो उसमें राज्य सरकार के सहयोग से भी उस मार्ग को बनाने की प्रक्रियाओं में, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस है और जो लोकल गांव आते हैं, विलेजर्स आते हैं, उनके साथ भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में समय लगता है। और समय लगने के उपरांत ही मंत्रालय के पास जब DPR प्रस्तुत होती है, तब पैसे की स्वीकृति होती है और तब टेंडरिंग और ये अन्य प्रकार की प्रोसेसिंग होती है। तो इसी कारण से समय लगता है, मगर समय बढ़ाने के साथ ही काम को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी मंत्रालय के द्वारा ली जाती है और उसको पूर्ण करने का आपने गया वाला भी बोला है, इसको भी, इस पर भी कार्य गतिमान है, समय से ये पूर्ण किया जाए। प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour in Lok Sabha today. This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani.